Good morning, everyone. Today we are starting chapter number 10, respiration in organisms. So it is one type of our life process. दोस्तों लाइफ प्रोसेस वो होती है जो लाइफ को कंटिन्यू करने में या तो सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे रेस्पिरेशन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इट इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो अब यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया है कि वन डे बुजो जो था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए बस स्टैंड जाता है, लेकिन ही ईगर टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते बस स्टैंड पहुंच जाता है। जब वह पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अपनी जो सांसें हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं। ही ब्रीथिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि दौड़ने से उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट क्यों हो गया, और उसी क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रेस्पायर। हम क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों हम सांसें लेते होंगे। तो इन चैप्टर नंबर 2 वी हैड स्टडीड अबाउट द माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच आर नोन एज सेल्स। वी ऑल आर मेड अप फ्रॉम दी सेल। हम सब सेल से बने हुए हैं, ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्लियर करके आए हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, एक बात। दूसरा, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले फंक्शंस भी सेल से ही होते हैं। मतलब कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ईच सेल of an organism performs certain functions like nutrition, transportation, excretion, reproduction। तो हर एक सेल में ये प्रोसेसेस होती होगी। हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए होगा, हर एक सेल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, फूड। एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी कुछ वेस्टेज जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करने का। तो ये सारे प्रोसेस, रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करना। तो टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। ये सारे फंक्शन के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है। इवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। हम कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं भी कर रहे हो, सपोज 110% आप बेड रेस्ट पे हो, आराम हो कर रहे हो, फिर भी उस टाइम आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी हमारे बॉडी में आती कहाँ से है। तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको बोलते होंगे बार बार कि आराम से खाओ, अच्छे से खाओ, भरपेट खाओ। एंड द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड के अंदर एनर्जी है दोस्तों। देखो, आप फूड खाएंगे आपको एनर्जी मिल जाएगी, बट इट डजंट मीन सिर्फ फूड खाने से एनर्जी मिल जाएगी। फूड के अंदर से एनर्जी को रिलीज करवाना पड़ता है, और उसके लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी होता है। मतलब जो फूड खाओगे वो तो न्यूट्रिशन में आ गया, लेकिन उसमें से फिर एनर्जी को डिराइव करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज़ करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रेस्पिरेशन एक और जो मेथड है वो भी आपको करनी पड़ेगी। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करना पड़ता है। रेस्पिरेशन एनर्जी, फूड में से एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रेथ इन एयर एंड यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। अब जब आप ब्रीथ इन करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, एट दैट टाइम हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऑक्सीजन लिया, हम ब्रीथ इन एयर करते हैं। अब एयर के अंदर सारे गैसेस आएंगे, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब गैसेस बाहर निकल जाएंगे जब हम एक्सहेल करेंगे। तो इनहेल में सारी एयर आएगी, एक्सहेल में ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब गैसेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा।
So we breathe out air which is rich in carbon dioxide, or we breathe in which is rich in oxygen. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. तो जो हमने ब्रीथ किया हुआ है वहाँ से वो लंग्स में एब्जॉर्ब हुआ होगा, वहाँ से वो पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो ब्लड थ्रू होता होगा। उसके लिए हमारे पास अलग सिस्टम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन, हम उसके बारे में देखेंगे तभी। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रोकन डाउन और ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब सेल में फूड आ गया होगा बाय द न्यूट्रिशन, जो हमने फूड लिया था, डाइजेस्ट किया था, डाइजेस्ट करके ब्लड को दिया था, ब्लड ने हर एक सेल में पहुंचा दिया था। अब हमने लिया ऑक्सीजन जो लंग्स में आया है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड थ्रू हर एक सेल के पास पहुँच जाएगा। अब सेल के पास दो चीज़ आ गई, फूड भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ये ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्शन करके उसमें से एनर्जी रिलीज़ करवाता है, जिसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस हुई उसका नाम है दोस्तों सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता ही है। सो इन द सेल द फूड, अब फूड क्या होगा, तो जो आपने फूड खाया वो ही नहीं था, जो फूड खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है। वो ग्लूकोज जो सेल में आ गया है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन, जैसे वो उसका रिएक्शन होकर वो ब्रेक डाउन होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज़ प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो गाइज, when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration, and food can also be broken down without using oxygen. अब जब ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरह के रेस्पिरेशन हैं, एरोबिक, एनएरोबिक। In case of aerobic respiration, oxygen is required. In case of anaerobic respiration, oxygen is not required. So, in the presence of oxygen, when the reaction is taking place, glucose is converted into carbon dioxide, water and energy. So, you can see here the reaction. Glucose in the presence of oxygen, it gets converted into carbon dioxide, water and energy. And whereas in case of the absence of oxygen, which is known as anaerobic reaction, it is taking place in the cell which are known as anaerobes. ये जो organisms में ये process होता है उसको कहा जाता है anaerobes. So वहाँ पर जो process होगी उसके अंदर ग्लूकोज जो है it gets converted into alcohol, carbon dioxide and energy. इसमें क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन केस ऑफ द। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं, ठीक है, ये होता है हमारे प्लांट सेल के अंदर, लेकिन अगर एनिमल सेल हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस आएगी। समझो, yeast are single cell organism, they respire anaerobically and during the process yield alcohol and they are therefore used to make wine and beer. तो यीस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और वो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्कोहल जो होता है वो वाइन, बियर, विस्की इसमें बनाने में यूज़ होता है। तो ये एक था मसल प्लांट सेल के अंदर ये प्रोसेस हुआ। लेकिन अगर ये प्रोसेस एनिमल सेल में होती है तो अलग प्रोडक्ट होगी। जैसे अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, हमारे मसल सेल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हमेशा करेंगे ऐसा नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो करेंगे, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए ही वो ऐसा करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब बॉडी में कुछ समय के लिए अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इट इज़ पॉसिबल एट द टाइम ऑफ हैवी एक्सरसाइज लाइक फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग
द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो जब हम हैवी एक्टिविटी करते होते हैं तब हमारे बॉडी में मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है एनर्जी के लिए। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन होता ये है कि इतना सफिशिएंटली ऑक्सीजन हमें मिलता नहीं होता है। ऑक्सीजन तो जितना मिलता है उतना मिलता है, अब आपकी डिमांड बढ़ गई है तो क्या होगा, उस समय में मसल्स जो हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट फॉर वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा मसल सेल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, अब इससे होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो मसल्स में पेन होना लगता है दूसरे दिन। सेम डे तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आफ्टर कुछ आवर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मसल्स क्रैम्प होंगे। मसल्स क्रैम्प होने का मतलब है मसल्स में पेन होना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आपने हैवी एक्सरसाइज की तब वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था तो वो ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये लैक्टिक एसिड जब आपके बॉडी में मसल्स में जमा होता है तो वो मसल्स सेल को तोड़ता है। लैक्टिक एसिड मसल्स फाइबर को तोड़ता है, तो इससे आपके बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट इफ़ यू हैव टेकन हॉट वाटर बाथ और मसाज, अगर आपने ऐसा किया तो आपको मसल्स क्रैम्प से आराम मिल जाता है। ऐसा क्यों होगा कि मसाज जो होता है या हॉट वाटर बाथ जो होता है वो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, तो जो लैक्टिक एसिड था उसका अब कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में से ख़त्म होता जाएगा मसल सेल में से, ऐसे वैसे आपको फिर वो पेन से आराम भी मिलने लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस देखें, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनारोबिक में 2 थे, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, मतलब एरोबिक होता है और एनारोबिक 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनएरोबिक में 2 ऑप्शन हैं, अगर प्लांट सेल में हुआ तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, whereas in case of the plant cell or animal cell लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ब्रीदिंग के बारे में देखेंगे।